गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 में जो बच्चे 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जो बच्चे 2021 यानी कि 2021 में जो एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड में +2 इंटरमीडिएट का, उनके लिए आज से मैं क्रैश कोर्स शुरू कर रहा हूं। क्रैश कोर्स का मतलब हुआ कि कम समय में 2 से 3 महीने के बीच में आपका ऑलमोस्ट जितना भी 12 का सिलेबस है, जो आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। और पढ़ाई किस प्रकार से होगी, तो मैं जो भी चैप्टर पकड़ूंगा उसका मैं कंप्लीट आपको थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको क्वेश्चन बैंक बताऊंगा। बिहार सरकार का मॉडल सेट निकलेगा, मैं उससे बताऊंगा। मार्केट में और भी जो मॉडल सेट्स हैं उससे मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में आपको सॉल्व करवाऊंगा। 2 नंबरिया क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराऊंगा। यानी कि कंप्लीट एक आपका पैकेज होगा। जो बच्चे अभी तक सही से मैथ कहीं पे नहीं पढ़ पाए हो, चाहे मेरे पास या किसी और भी शिक्षक के पास, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपको फायदा हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स में किस प्रकार से बच्चों पढ़ेंगे, तो आइए एक बार मैं इसको लिख देता हूं, क्या हम लोगों का सीरियल नंबर रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग बताइए क्या स्टार्ट करना चाहिए। कैलकुलस। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कैलकुलस। यानी कि फर्स्ट पोजीशन आपका रहेगा कैलकुलस का। समझिए, फर्स्ट क्या रहेगा, कैलकुलस का। हालांकि आप जानते हैं कैलकुलस का मतलब कि बहुत कुछ हो जाता है। इसके अंदर का तो पूरी कहानी है ना। इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका कंटिन्यूटी आएगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, फिर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब एप्लीकेशन पे आ जाइए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़िएगा तो रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमा। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पाइएगा तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यानी कि पूरी कहानी है। सबसे बड़ा यही है, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगेगा। और इससे कैलकुलस से आप देखिए, जब आपका 100 नंबर का एग्जाम होता था तो 44 का पूछता था। जब आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होता था तो मोटा मोटी कितने का पूछता था, 44 का। 44 का मतलब कि 1-2 नंबर ज्यादा कम हो भी सकता है। लेकिन अब जो आपके एग्जाम है कितने नंबर का हो रहा है, 150 नंबर का। कितने नंबर का हो रहा है, 150 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है। इस 150 में यदि यहाँ पर 100 में 44 है तो 150 में आप 22 और जोड़ दीजिए, है या नहीं। तो 44 में 22 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 66। कितना हो जाएगा, 66। यानी कि मोटा मोटी 66, या आप यूं कहें कि 60 और 70 के बीच में कैलकुलस से पूछेगा। समझ गए, कितना पूछेगा, 60 और 70 के बीच में, मिनिमम इतना पूछेगा ही पूछेगा। इसी के अराउंड आपका आएगा। यानी कि यदि आपको फर्स्ट डिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ मैथ में, तो अकेला कैलकुलस आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं। यदि कैलकुलस ही आप बढ़िया से पढ़ लीजिए तो आपका फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा। समझ गए, फर्स्ट डिवीजन आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। समझ गए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ये भाई साहब 13 नंबर का पूछता है। कब, जब कितने के एग्जाम होता है, 100 नहीं, 100 का होता है तो 13 नंबर का। लेकिन अब एग्जाम कितने का होता है, 150 का एग्जाम होता है। तो इसमें 13 का आ रहा है कितना, 6 या 7 जोड़ लीजिए,
7 जोड़ लीजिए तो 13 और 7 कितना हो गया 20। यानी कि आपका 150 में कितने नंबर का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट रहेगा तो 20 नंबर। समझिए 20 नंबर का आपका ये रहेगा। ठीक, फिर देखिए थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो थर्ड पढ़ेंगे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। समझिए मोटा मोटी देखा जाए तो इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कब? जब 100 का एग्जाम होता है तो। और अभी जो है कि इसको 10 5 15 कर लीजिए। अभी कितना से पूछेगा 15, कितना में 150 में आपका कितना का पूछेगा 15। अब देखिए यदि सिर्फ और सिर्फ पास करने की बात कहिए तो 20 नंबर यहाँ पर और 15 नंबर यहाँ पे, कितना 35। यानी कि पास करने के लिए 2 चैप्टर यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो कम से कम मैथ में तो फेल नहीं होइएगा। हम उनके लिए बोल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डरते हैं मैथ से, जिनको डर है कि नहीं फेल हो जाएंगे, हम उनके लिए बोल रहे हैं 2 चैप्टर सफिशियंट है, उससे पास हो जाइएगा। या जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको लगता है कि नहीं यदि मैथ हम साइड से लिए हैं तो कम से कम पास होना चाहिए, तो ये 2 चैप्टर सिर्फ पढ़ के पास हो जाइएगा। लेकिन क्या आप 2 चैप्टर पढ़िएगा क्या? आपको तो और भी पढ़ाएंगे ना। ये जो क्लास होगा ये आपका नॉलेज के लिए क्लास नहीं होगा, ये क्लास किसके लिए क्लास होगा? तो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम में कितना मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आइए ना, कहाँ गई है? आज चलो इधर से पूछा, उसमें पूछो जब इधर से, यहाँ से इधर से। क्लियर हो गया? ये हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग का व्यू रहेगा ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आए कम टाइम में। अब वो नॉलेज वाला समय खत्म हो गया। नॉलेज वाला तो आपका रेगुलर क्लास चलता है ना, नॉलेज वहां मिलेगा और यहाँ पर आपका परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब फिर आप आ जाइए फर्स्ट आपका क्या है? रिलेशन प्लस फंक्शन प्लस बाइनरी ऑपरेशन। इससे भी मोटा मोटी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, समझे? ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो इससे बहुत ज्यादा नहीं आता है। 10 नंबर आप लेके चलिए। 10 नंबर हम एवरेज बता रहे, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हम। इस 10 में से आजकल कितना पूछेगा? आजकल कितना पूछेगा? 15 नंबर मोटा मोटी इससे पूछेगा। और इससे जो है ना कि यदि आपको समझ बहुत अच्छा हो गई है तब इस चैप्टर को पकड़िएगा। मेरी बात समझे? यदि आपकी समझ बहुत अच्छी है, आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया है तो इस चैप्टर को पकड़िएगा, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। क्योंकि बेटा 150 में एग्जाम कितने के देना है? 100 का ना। कितने के देना है? 100 का। तो आपको वही चीज पकड़ना है जिससे आपका ज्यादा क्वेश्चन पकड़ाएगा और जो ज्यादा याद रहता है। हालांकि बहुत भारी नहीं है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें आ जाता है। अब देखो बेटा फर्स्ट बुक हमको लगता है खत्म हो गया। बोलो कैसे? रिलेशन फंक्शन शुरू में है, फिर इनवर्स है, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन और फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है या नहीं? फर्स्ट बुक खत्म। अब देखो सेकेंड बुक का तो 2 चीज ले चुके हैं हम। आपका कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया ले चुके हैं ना, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया ले चुके हैं। अब देखो अब आपका 5 नंबर बेटा, अब आप आ जाओ, जानते हैं किस पे? इंटीग्रेशन हुई है ना क्या जी? अब आ जाओ एलपीपी पे। किस पे आ जाओ? एलपीपी पे आ जाओ। पहले इससे 7 नंबर पूछता था। पहले कितना पूछता था? 7। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछने लगा है तो पहले तो 2-3 ऑब्जेक्टिव इससे दे ही देता है एलपीपी से, इससे भी ज्यादा। हाँ, इससे भी ज्यादा 3-4 ऑब्जेक्टिव मांग लो एलपीपी से और साथ ही साथ एक 5 नंबर का क्वेश्चन देगा बड़ा में। बोलो तो 5 वो जो 4 9, वही 9 10 नंबर मान लो, हो सकता है 2 नंबर भी पूछ दे। एक एवरेज जो है कम से कम आप 10 नंबर मान के चलिए मिनिमम। समझ गए? मिनिमम इससे कितना पूछेगा? 10 नंबर का। इससे ज्यादा ही पूछेगा, इससे कम नहीं पूछेगा।
और ये आपका बहुत आसान होता है। एलपीपी क्या है, बहुत आसान है। इसमें आपको ग्राफ बनाना है, जो कि क्लास आप 10 में ग्राफ बनाने सीखे थे, और ग्राफ आप क्लास 11 में भी सीखे हुए हैं, जब हम आपको लीनियर इनइक्वालिटी यानी कि रैखिक असमीकरण बताए थे उस समय। फिर भी यदि आप नहीं पढ़े हैं तो 2 दिन में हम आपको उस लाइक बता देंगे कि एलपीपी के किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। ठीक, अब देखो और 2 चैप्टर बचा ना। अब बोलो तो क्या क्या बचा? 6। एक हो गया वेक्टर प्लस 3D, समझ गए? वेक्टर प्लस 3D से 17 नंबर पूछता है। कितना पूछता है? 17 नंबर। कब का? जब 100 का एग्जाम होता है तब। जब 100 का एग्जाम होता है तो कितने का पूछता है? 17। 17 का आधा करो तो 9 ले लो, 8 या 9 ले लो। 17 में 8 जोड़ो तो 25। 25 मिनिमम जो है। अब 25 से 26 नंबर का आपका पूछेगा, समझ गए? 25 से 26 नंबर किससे पूछेगा, या 25 से 30 नंबर के आसपास कर लीजिए, आपका वेक्टर और 3D से पूछेगा। ठीक, और लास्ट आपका बच गया कितना बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपका 10 नंबर का पूछता है। 10 नंबर का पूछता है, लेकिन 10 नंबर का कब पूछता है? जब आपका 100 का एग्जाम होता है। और अभी यदि आप देखिएगा तो कितने का पूछेगा? 15 का। कितने का पूछेगा? 15 का। समझ गए? ये आपका तरीका है। लेकिन आपको एक चीज और बता दे, हाँ एक चीज और बता दे कि ये सीक्वेंस आपका बदल सकता है। पूछने का जो तरीका है ना, ये सीक्वेंस आपका बदल सकता है। कोई 2 को 3 सुनो, कोई यदि आप 2-3 चैप्टर बढ़िया से कर लेते हैं, कम से कम 2-3 चैप्टर बढ़िया से कर लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको फर्स्ट डिवीजन आने में कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब हम मिनिमम से जा रहे हैं। उसके लिए हम बता रहे हैं जिसका कि मैथ की तैयारी नहीं हुई है, जो लॉकडाउन में मैथ नहीं पढ़ पाए हैं, हम उसके लिए बता रहे हैं। तो इसमें से जो सबसे ज्यादा आसान है बेटा, आसान आपका कौन सा? 1, 2, 3, ये सबसे ज्यादा आसान है। 5 नंबर आपका आसान है। इधर थोड़ा सा फॉर्मूला बेस हो जाता है ना, वेक्टर और 3D। इसमें क्या है कि इसमें आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो तुरंत पकड़ा जाएगा, खूब पकड़ाता है, खूब। लेकिन जब क्वेश्चन आपका आएगा लैंग्वेज वाला, तो हो सकता है कि आपको कुछ समस्या हो, तो जो बहुत भारी रहेगा आप इग्नोर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हल्का सा भारी है, हाँ, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाएगा। यदि लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन यदि आप नहीं पकड़ाता है तब भी दिक्कत नहीं है, तब भी आप 100 में 100 का एग्जाम दे सकते हैं। रीजन ये है कि 150 का एग्जाम होगा और आप कितने का जवाब देना? आपको 100। क्लियर हो गया है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप नोट कीजिए और हम लोग कैलकुलस से शुरू करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए। ये देखो बेटा, हम लोग किससे शुरू करेंगे क्रैश कोर्स? कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस। तो एक बार क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे ये भी हो जाना चाहिए कैलकुलस में, है नहीं? जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये सब आपको मालूम रहनी चाहिए। तो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बोलो तो? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी समझ गए? डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। फिर बोलो तो क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है या नहीं? क्या पढ़ेंगे हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बताओ तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या है, नाम गिनाओ तो। सबसे पहले रेट मेजर। सबसे पहले क्या आएगा? रेट मेजर। इसके बाद बोलो तो नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो इसके बाद ना आएगा। टेंजेंट नॉर्मल है ना, टेंजेंट नॉर्मल।
या कोई, अरे आगे पीछे से कोई फर्क पड़ता है जो टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके बाद हो जाएगा तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फिर बोलो तो मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। और इसमें है नहीं कुछ, और कुछ छोटा क्या बोलो तो, नहीं छोटा। इसके बाद हो गया तुम्हारा इंट्रीगेशन। बोलो तो इंट्रीगेशन में क्या होगा, इंडिफिनिट इंट्रीगेशन, फिर होगा डिफिनिट इंट्रीगेशन। ठीक, इसमें डॉट दे दो। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम बोलो तो क्या आएगा, एक आएगा एरिया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए, और तो कुछ नहीं है। ठीक, इतना हम लोग पढ़े। चलो ए बेटा सुनो, अब आपको बताते हैं पढ़ने का हम लोगों का क्या क्या तरीका होगा क्रैश कोर्स में। ए बेटा सुनो, क्रैश कोर्स में हम लोगों का पढ़ने का तरीका होगा, कोई भी चैप्टर उठाएंगे, पहले क्या पढ़ेंगे, थ्योरी। थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। समझ गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बाद में हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और तब जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। समझ गए, जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ जाइएगा ना, आपको दिक्कत होगी नहीं होगी। तो जितना थ्योरी आपको ये सब सॉल्व करने के लिए रहेगा उतना हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, क्या क्या चीज से पढ़ेंगे, अरे सब होगा भी, तुम काहे कहाँ पढ़ाता है, पहले पढ़ने की बात करो फिर टेस्ट की बात करते हैं ना। अब देखो क्या क्या चीज से पढ़ेंगे। तो बेटा देखो, हम लोग जो है बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक, समझ गए, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट। किससे किससे पढ़ेंगे, मॉडल सेट। मॉडल सेट जो है ना, जो आपके मार्केट में अवेलेबल है उससे पढ़ेंगे। फिर हम लोग मॉडल सेट पढ़ेंगे, जानते हैं किसका, बिहार बोर्ड का, जो कि अभी तो नहीं निकलेगा ना, और एक आध महीना के बाद निकलेगा। तो बिहार बोर्ड के मॉडल सेट से भी हम लोग पढ़ेंगे। और आपका जो है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT। समझ गए, क्या बोले बेटा, सुन लो बाबू रे, हम लोग ये बैच ये नॉलेज के लिए नहीं है, ये बैच है मैक्सिमम नंबर लाने के लिए। तो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन बैंक से पढ़ेंगे, मॉडल सेट से पढ़ेंगे, मॉडल सेट बिहार बोर्ड का पढ़ेंगे, और NCERT में जो आपका कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन बढ़िया है उस चीज से हम लोग पढ़ेंगे।
एक सूर से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्या आप चाहते हैं कि एक सूर से एनसीईआरटी पढ़े? यदि वही रहता तो बेटा उस बैच में क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जो आपका कंटिन्यू बैच चल रहा है उसमें तो एनसीईआरटी चल रहा है एक सूर से। तो यहाँ पर ज्यादा होशियार नहीं बनना है हम लोगों को बुड़बक रह के ज्यादा नंबर लाना है। क्लियर हो गया ना? इसको भी लिखिए। और भी यदि कुछ जरूरत पड़ा, हाँ, और भी जो है ना एक खाली जगह छोड़ देते हैं। एक खाली जगह का मतलब हम क्लोज नहीं किए हैं, और भी कुछ ऐसा होगा तो उससे हम लोग पढ़ लेंगे। इसको नोट कीजिए। हम लोग अब शुरू हो जाते हैं कंटिन्यूटी से। कंटिन्यूटी समझ गए? कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? लिमिट। कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? लिमिट। समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग लिमिट को समझते हैं। किसको समझते हैं हम लोग? लिमिट। पढ़ना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को बोलो हिंदी में क्या बोलते हैं? सातत्य। क्या बोलते हैं? सातत्य। सातत्य बोलते हैं। और कंटिन्यूअस को संतता नहीं, कंटिन्यूअस को क्या बोलते हैं? संतता। ठीक है, हम लोगों को कंटिन्यूटी, हालांकि हिंदी ज्यादा टेढ़ा है, फिर भी हम लोग दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा? लिमिट। क्या सीखना पड़ेगा बोलो तो? लिमिट, यानी कि सीमा के बारे में सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? लिमिट, यानी कि सीमा के बारे में। इसका बोलो डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े हैं? कोई एक फंक्शन है आपका fx, कोई एक फंक्शन है कितना? fx। समझ गए? इस fx का लिमिट आपका l होगा। यदि इस फंक्शन का लिमिट l है x टेंड्स टू a पर, इस फंक्शन का लिमिट आपका कितना है? l है x टेंड्स टू a पर। इसको लिखने का तरीका हो जाता है इस प्रकार से, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l। समझ गए? क्या लिखने का तरीका है? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l। कैसे पढ़िएगा? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l। समझ गए? ठीक, तो इसका मतलब कि फंक्शन fx का x जब a के पास जा रहा है, इसका मतलब समझिए क्या हुआ? ये फंक्शन fx है, इसमें जब x को किसके पास लेके जा रहे हैं? a के पास। a के पास लेके जा रहे हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल रहा है? l। वैल्यू क्या मिल रहा है? l। समझ गए? ये जो a के पास लेके जा रहे हैं, हम लोग इसको दो प्रकार से लेके जा सकते हैं, इस तरह से, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। समझ गए? कितने प्रकार से ले जा सकते हैं? दो प्रकार। ये आपका कहलाता माइनस है तो लेफ्ट साइड, और प्लस है तो राइट साइड। माइनस है तो किधर से? लेफ्ट साइड से। प्लस है तो राइट साइड से। ठीक, इसी को लिखने का तरीका है लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और इसको लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और बराबर कितना हो गया? l। बराबर कितना हो गया? l। समझ गए? लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h, और ये किसके बराबर हो गया? l के बराबर। समझ गए? किसके बराबर? l के बराबर। पहला को हम लोग LHL बोलते हैं और दूसरे को RHL। पहले को क्या बोलते हैं? LHL, दूसरे को RHL। तो पहला आपका हो गया LHL, 8x बराबर a। फुल फॉर्म हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या हो गया फुल फॉर्म? लेफ्ट हैंड लिमिट 8x बराबर a। ये समझिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर? x बराबर a पर। फिर दूसरे को क्या लिखिएगा? दूसरा आपका कहलाता है RHL 8x बराबर b। दूसरा क्या कहलाता है? RHL 8x बराबर a, यानी कि राइट हैंड लिमिट 8x बराबर a।
क्या कहलाता है नूनू? राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a। और ये किसके बराबर हो गया? l के बराबर। किसके बराबर? l के बराबर। याद रखना बेटा, जब LHL और RHL बराबर होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। LHL और RHL बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझ गए? आपका नो नंबर 1, इफ LHL एट x बराबर a बराबर RHL एट x बराबर a, then limit x tends to a fx exist। समझ गए? हाँ, यानी कि एग्जिस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? अस्तित्व। हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जिस्ट को? अस्तित्व। समझ गए? यानी कि LHL और RHL होगा तभी आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन केस दोनों बराबर नहीं होता है, या कई बार LHL का मान आप नहीं निकाल पाते हैं, कई बार आप RHL का मान नहीं निकाल पाते हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कई सारा केस हो सकता है। करने का एक ही केस है, जब LHL और RHL क्या हो? बराबर। नहीं करने का कई सारा केस है। एक तो ये बराबर नहीं हो, या हो सकता है कि आप LHL ही नहीं निकाल पाए, हो सकता है कि आप RHL ही नहीं निकाल पाए। जैसे अनडिफाइंड हो गया ना, उसमें तो अनडिफाइंड हो गया, तो उस केस में आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। ये किसका डेफिनेशन है बेटा? लिमिट का। समझ गए? किसका डेफिनेशन है? लिमिट का। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? ठीक, तो और तो हमको नहीं लगता इसमें कुछ छूट रहा है, और तो नहीं छूट रहा है ना, तो इसको लिखा जाए। देखिए, एक फोटो बनाकर समझिए। ये भाई साहब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये आपका a है, ये आपका कितना है? a। हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर a माइनस का मतलब क्या हुआ? ये जो आप a माइनस लिखे हैं ना, इसका मतलब हुआ कि माइनस से आप अप्रोच कर रहे हैं। किसके पास? a के पास। आप a के पास जा नहीं पा रहे, लेकिन उसके आस पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और a प्लस का मतलब क्या हो गया? आप दाएं साइड से, कहां से बेटा? दाएं साइड से आप a के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाई साहब a माइनस, और ये भाई साहब कितना हो गया? a प्लस। माइनस लिखेंगे मतलब बाएं से आप किसके पास कोशिश कर रहे हैं पहुंचने का? a के पास। और a प्लस मतलब दाएं से आप कहां पे कोशिश कर रहे हैं? तो a के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम क्लियर कट है? इसको लिखिए। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस के बारे में देखो, कंटिन्यूअस का मतलब ऐसे जनरल मीनिंग आप लोग क्या लगाते हैं? मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिना ब्रेक का होना चाहिए, है या नहीं? कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया? बिना ब्रेक का, यानी कि कंटिन्यू आपका काम चलते रहना चाहिए, यही ना जी? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर भी मीनिंग वही है, ऐसा नहीं कि मीनिंग आपका अलग है। हम लोग ग्राफ किसी फंक्शन का खींचेंगे, और यदि वो फंक्शन का ग्राफ अपने मतलब कहीं भी ब्रेक नहीं होता है, किसमें? अपने डोमेन में। जब भी बात करेंगे किसमें बात करेंगे? अपने डोमेन में बात करेंगे। जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ अपने डोमेन में ब्रेक नहीं होता है, यानी कि ग्राफ को खींचने में आपको हाथ नहीं उठाना पड़ता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। याद रहे, हम एक चीज बोले हैं कि हाथ नहीं उठाना पड़ता है, उसके साथ साथ एक चीज बोले थे अपने डोमेन। क्या बोले थे? डोमेन। कई बार ऐसा हो सकता है कि ग्राफ को खींचने में हम हाथ उठा लिए, तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। समझ गए? यदि उसका डोमेन उस प्रकार से दिया हो तो। डोमेन क्या होता है? जैसे लड़का लड़की करके बताए थे, लड़की के संबंध को क्या बोलते हैं? इधर डोमेन एक दिन बताया था इनवर्स में। तुम कहा था मेरा वीडियो देखना इनवर्स का? इनवर्स में बताया था ना जी। इनवर्स जब स्टार्ट किए थे तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन,
ये सब पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? तुम वीडियो देखना उसको। हाँ, तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि इधर कुछ सेट है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेन। और इधर वाले को क्या बोलते हैं? रेंज थोड़े बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक, देख लेना, इन्वर्स वाला वीडियो देख लेना। समझ गए बेटा? तो कंटिन्यूटी का एक बेसिक मीनिंग आप क्या समझे? बेसिक मीनिंग क्या हुआ? यदि किसी फंक्शन का आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं, खींचते हैं, तो उसको अपने डोमेन में हाथ नहीं उठाना पड़ता है। वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन fx is said to be continuous at x बराबर a if limit x tends to a fx बराबर f। समझ गए? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर f। ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा बेटा। क्या बोले बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन? कि a फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a fx बराबर f। इसको हिंदी में लिख देते हैं। एक फलन fx x बराबर a पर संतत कहलाएगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर कितना हो जाए? f। समझ गए? लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर कितना हो जाए? f। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब जैसे आप लिखे ना, लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर कितना लिखे? f। समझिए, कितना लिखे? f। तो इसको क्या कहेंगे? इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि x टेंड्स टू a पे लिमिट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि x बराबर a पे लिमिट क्या हो रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। और वह किसके बराबर है? f। f का मतलब है कि जो फंक्शन आपका दिया हुआ है उसी फंक्शन में x के जगह पर a रखकर आपको वैल्यू निकाल लेना। उसी फंक्शन में x बराबर क्या रख लेना है? a, और आपको वैल्यू निकाल लेना है। ये दो भागों में बढ़ता है। ये कितने भागों में बढ़ता है? दो भागों में। देखो, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, याद करो अभी पढ़े ना हम लोग। फिर ये बढ़ता है आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर कितना? f। बराबर कितना नु? f। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, और ये किसके बराबर? f के बराबर। इसी को लिखने का तरीका, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर कितना हो गया? f। बोलो तो बराबर कितना हो गया? f। और इसको अभी हम लोग LHL लिखे थे, इसको क्या लिखे थे? RHL। ये हो गया तुम्हारा LHL एट x बराबर a, और ये हो गया RHL एट x बराबर a। और इसको बोलते हैं FA को वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। FA को क्या बोलते हैं बेटा? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। समझ गए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। क्लियर है? होप यहां तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। चलो इसको नोट करो। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। किसके बारे में? डिसकंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए तो आपका ये रूल होना चाहिए था ना? कंटिन्यूटी के लिए ये रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या नहीं बोलो? कंटिन्यूटी के लिए ये रूल होना चाहिए। और डिसकंटिन्यूटी में बस इसमें से कोई एगो फेल हो जाएगा ना? नहीं समझा? डिसकंटिन्यूटी में इसमें से कोई भी एक फेल हो जाए
वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, है या नहीं। यदि इस नियम में से, सुन लो बेटा, यदि इस नियम में से कोई भी एगो फेल हो गया, वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एकदम क्लियर हो गया। क्या हुआ डिसकंटिन्यूटी, बोलो तो। इस नियम में से दोनों एगो फेल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एकदम क्लियर है या नहीं। ठीक, तो डिसकंटिन्यूटी समझ में आ गया ना। डिसकंटिन्यूटी समझ में आया कि नहीं आया। क्या लिखेगा, इतना लिख देगा। इसके लिखने के बाद क्या लिखेगा, यदि ऊपर में से कोई भी एक रिलेशन होल्ड नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। एकदम क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या पढ़ते हैं नूनू, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर लिख दो, यदि, हाँ इसको फिर से लिख देना ना, इसको दोबारा लिखना। यदि ऊपर कोई भी नियम का पालन नहीं होता है तो हम कहेंगे कि फलन यानी फंक्शन एफ एक्स बराबर ए पर, इसको तुम लोग फिर से लिख लेगा, एक्स बराबर ए पर डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। इसको फिर से एक बार नोट कर लो। अब फिर हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गए, यानी कि असंतता के प्रकार। क्या होता है देखो, सबसे पहले आएगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। कौन सा आएगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ, ये क्या होता है देखो तो, ये तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h, यानी कि LHL और RHL बराबर होगा। समझ गया। ये भाई सब माइनस वाला क्या कहलाता है, LHL, और प्लस वाला बोलो क्या कहलाता है, RHL। ये दोनों बराबर होगा, लेकिन ये किसके बराबर नहीं होगा, FA के बराबर नहीं। ये FA के बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हालांकि देखिए ये सब चीज तो आपको वीडियो में मिल जाएगा। कौन सा, जो शुरुआती किए थे, स्टार्टिंग लॉकडाउन में शुरुआत किए थे ना, लेकिन उसमें कॉपी पे आपको मिलेगा। वो किस पे मिलेगा, कॉपी पे, उतना मजा आपको नहीं आएगा। दूसरा हो गया डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें हो जाता है तुम्हारा लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h बराबर नहीं होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h। यानी कि यदि LHL और RHL बराबर नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो तो, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लियर है। इसके बाद देखो नंबर 3, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड, इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a माइनस h या लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h या बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व में
अस्तित्व में नहीं है। समझ गए? या तो LHL अस्तित्व में नहीं हो, या फिर RHL अस्तित्व में नहीं हो, या फिर दोनों कहीं अस्तित्व नहीं हो। समझ गए? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड का मतलब समझ गए बेटा? या तो LHL अस्तित्व में नहीं है, या फिर RHL नहीं है, या फिर दोनों ही अस्तित्व में नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड। क्लियर है? तो आज थ्योरी तक रहने देते हैं, है या नहीं? आज थ्योरी हो गया। कल बेटा तुम्हारा जितना भी क्वेश्चन है इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है? इसको नोट कीजिए। कंटिन्यूटी का मतलब